सफर से स्टार्ट करते हैं नहीं, उसके बाद ये डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। जो भी हमारी ग्रॉस सैलरी है उसमें से हमें कुछ डिडक्शंस करनी होती है, और डिडक्शंस को माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका नेट सैलरी। तो सबसे पहले से आपने सारे बेसिक सैलरी लिखा, बोनस है, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ये सभी ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, इन सभी को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी। उसमें से लेस करना होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो दो डिडक्शन वाले मतलब की है इसके अंदर। पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस, और नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स। इन दोनों को लेस करने के बाद जो आएगा दिस इज योर नेट सैलरी। नेट सैलरी और अल्टीमेटली योर सैलरी इनकम। तो दो रिडक्शन में लेस करना होगा। पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस होता है, और नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स। अभी कब कब कितना कितना लेस होगा पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो कब कब लेस करना है, कितना कितना माइनस होगा, और प्रोफेशनल टैक्स, इन दोनों के रूल्स क्या हैं वो हमें एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो ये फुली टैक्सेबल है। नथिंग इज डिडक्टेड। यहां पर वो फिगर लिखी जाती है जो डिडक्ट होनी है। जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस किया या और अलाउंसेस किया, तो उन सभी अलाउंसेस में क्या होता था कि जो पैसा आपको मिलता था वो ऊपर आता था, और जितना एग्जेम्प्ट होता था, जितना एग्जेम्पशन था वो माइनस करके बाकी हम ग्रॉस सैलरी में शो करते थे। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जितना पैसा मिलेगा वो पूरा आएगा ऊपर। जब हम इसकी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो यहां पर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की फिगर है वो पूरी लिखी जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिला वो पूरा आएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे होगा। सर इसमें कोई वो नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं यहाँ पे फुल अमाउंट आएगा। माने और जो लेस होना होगा वो नीचे लेस होगा, जो लेस होना होगा वो यहाँ लेस ना करके ग्रॉस सैलरी में लेस करेंगे। अब क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये फुल टैक्सेबल है, तो ऊपर तो पूरा पूरा आएगा, लेकिन नीचे माइनस कुछ नहीं करेंगे, है ना। ऊपर तो पूरा अमाउंट आएगा, नीचे लेस नहीं होगा। बट अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पर 3 अमाउंट निकालने पड़ेंगे आपको। तीनों का जो लीस्ट होगा वो डिडक्ट होगा, इज डिडक्टेड। तीनों का जो लीस्ट अमाउंट है वो हमारा डिडक्ट होगा। तो 3 अमाउंट कौन कौन से हैं वो, पहला ₹5,000 ईयरली फिक्स है। नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, और नंबर 3 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 3 चीजें हमें लेना होता है। पहला ₹5,000, 20% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड अमाउंट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। जो तीनों में लीस्ट होगा, जो तीनों में
सबसे छोटा होगा उसको यहाँ माइनस करेंगे सर नीचे करेंगे नीचे उसको माइनस करेंगे। ठीक है सर। मतलब अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नीचे माइनस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है सर। क्योंकि नॉन गवर्नमेंट में क्या होता है ये नॉन गवर्नमेंट दिस अमाउंट इज फुली टैक्सेबल। बट अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो तीनों का लीस्ट निकालेंगे, उस लीस्ट को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है सर इसमें बाकी जो ऊपर तो पूरा ही आएगा, ऊपर पूरा अमाउंट आएगा, माने एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिलेगा वो पूरा आएगा ऊपर, और जो लेस करना होगा वो नीचे लेस होगा फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसमें क्या होता है, ये फुली टैक्सेबल होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो नीचे कुछ भी लेस नहीं होगा। और अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो तीन अमाउंट निकालने पड़ेंगे, तीनों का जो लिस्ट होगा वो यहाँ माइनस करेंगे। ये जो 5000 की फिगर है ये ईयरली है, जब मैंने फर्स्ट अमाउंट ईयरली बेस पे लिया तो ये नंबर 2 अमाउंट है और नंबर 3 अमाउंट है, ये दोनों भी मेरे ईयरली बेस पे होंगे। माने ईयरली अलाउंस रिसीव्ड ईयरली 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मतलब वो मैक्सिमम केसेस में 5000 ही लिस्ट आता है, क्योंकि नेचुरल की बात है ये अमाउंट ईयरली बेस पर है और ये अमाउंट भी क्या है आपका ईयरली बेस पर है। तो 5000 ही नॉर्मली क्या होता है लिस्ट होता है, तो वही यहाँ पर लेस होता है। अदरवाइज रूल यही है कि जो तीन अमाउंट निकालेंगे 5000 एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और तीसरा कौन सा हो गया 20% ऑफ सैलरी। यस ये आपका वर्किंग नोट में आएगा और जो लीस्ट है वो यहाँ लेस है। लीस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है, जैसे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो जहां से उन्होंने इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है उसका मेंबरशिप फीस पे करना होता है। दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल टैक्स जो उनको पे करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स को पे करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉय की है जो प्रोफेशनल है, बट कई बार हमारे बिहाफ पर वो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, आपका जो साल भर का लाइक 2000 3000 जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स है वो हम पे कर देते हैं। तो यहाँ पर लेस तो होना ही होना है ऑलवेज प्रोफेशनल टैक्स। तो सर आपके मेंबर ये पे लगता है? हाँ बिल्कुल, ऑलवेज लेस होना ही होना है, बट इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर तो ऊपर ऐड भी होगा। मतलब इक्वल माने प्रोफेशनल टैक्स ऊपर ऐड कब होगा, इफ it is paid by employer। बड़े आराम से इस पॉइंट को समझ लीजिए, प्रोफेशनल टैक्स ऊपर तो ऐड होना ही, ऊपर तब ऐड होगा अगर वो एम्प्लॉयर ने पेड किया है, और नीचे टैक्स होना ही होना है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर पेड करेगा तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय सैलरी इनकम, ये मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। प्रोफेशनल टैक्स अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है तो पहले ऊपर ऐड होगा, नीचे माइनस करेंगे। बट इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एम्प्लॉय ने खुद पे किया है तो ऊपर ऐड नहीं होगा, खाली क्या होगा लेस होगा। माने आप उसको ऐसे याद करेंगे, अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है तो लेस तो करना ही करना है आपको। बट इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर तो एक बार ऊपर इसको ऐड भी करेंगे। इसको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। दिस इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड नेम क्या है इसका? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो मैंने आपको रूल्स बताए कि हाउ विल बी कैलकुलेट, कि ट्रीटमेंट क्या है एंटरटेनमेंट अलाउंस का एंड प्रोफेशनल टैक्स। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। अगर एम्प्लॉय है तो केवल ऊपर ऐड होगा। सपोज चार सिचुएशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला आपको 1000 पर मंथ, प्रोफेशनल टैक्स बनता है आपका 2500 रुपीज और आपका सैलरी है 25,000 पर मंथ। सपोज करिए पहले केस में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
एंड प्रोफेशनल टैक्स इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर। तो एंटर आपका जो सैलरी है, दिस इज योर 25,000 पर मंथ। तो कितना हो गया साल भर का? 3 लाख रुपए का आपका सैलरी हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो ऊपर आना ही आना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला था आपको? 1000 पर मंथ। 12,000 का आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। अब क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है तो ये ऊपर आएगा। दिस इज 2500। तो आपका ग्रॉस सैलरी हो गया 3,14,500 लेस डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस और नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स। उन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा? सैलरी इनकम। ये हमारा फॉर्मेट है। अब डिडक्शन के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो माइनस होगा, और इसका माइनस करने का रूल क्या है? 3 सिचुएशन था। पहला था आपका 5,000 फिक्स। नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1,000 into 12, और तीसरा था 20% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना? 3 लाख। तो 3 अमाउंट आ गए, 5,000, 12,000 और तीसरा कौन सा है? 36। तो लीस्ट कौन सा हुआ? 5,000। तो यहाँ माइनस कितना होगा? ऑलवेज 5,000 जो लीस्ट है। प्रोफेशनल टैक्स तो नीचे लेस होना ही होना है, तो वो लेस होगा आपका 2500 का। तो आपका जो सैलरी इनकम है वो अभी कितना आ गया? 3,07,000। 3,07,000। सर ये जो 20% निकाला है ये 60,000 आएगा 36,000 की जगह। 20% 60,000 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड केस, सैलरी वही रहेगा आपका 3 लाख रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर वही आएगा 12,000। 2,500 का सैलरी आएगा। ग्रॉस सैलरी में कोई चेंज नहीं होना आपका। 3,14,040 when it is paid by employer, एम्प्लॉय तो ऊपर नहीं आएगा प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पे टैक्स कौन पे कर रहा है? पेड बाय एम्प्लॉय। माने ऊपर कब आता है? when it is paid by employer। तो यहाँ पर जो उसका सैलरी इनकम आएगा वो 3,12,000 रुपए आएगा। उसमें लेस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस के, तो आने ही वही 5,000 और 2,500 उसका लेस करके इट विल बिकम 3,04,500। 3,04,500। थर्ड केस में ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। 3 लाख तो आने ही आना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के 12,000 भी आएंगे। इट विल बिकम 3,12,000। पेड बाय एम्प्लॉयर है तो ऊपर 2,500 भी ऐड होगा, तो इट विल बिकम 3,14,500। अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है तो ऊपर ऐड होगा प्रोफेशनल टैक्स। लेस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस के, नहीं होगा सर लेस नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट में पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, नथिंग इज डिडक्टिबल। तो 3,12,000। Now we come on fourth situation. सैलरी 3 लाख, एंटरटेनमेंट 12,000। पेड बाय एम्प्लॉय है तो ऊपर नहीं आएगा। दिस इज 3,12,000। लेस कितना होगा? सर इसमें एंटरटेनमेंट माइनस नहीं होगा, 2,500 का खाली यही माइनस होगा। 9,500। 9,500। तो ऐसे हमारे पास ये 4 सिचुएशन है, इसमें हम इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदे में कौन है?
Now we come on perquisites. परक्विजिट्स के अंदर आपको पैसा नहीं मिलेगा. दीज आर बेनिफिट्स इन काइंड. बेनिफिट्स इन काइंड. बेनिफिट कह लीजिए और आल्सो कॉल्ड फैसिलिटी. इसमें पैसा नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट्स और फैसिलिटीज दिए जाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन. रेंट फ्री अकोमोडेशन. एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, मे बी फर्निश्ड और मे बी अनफर्निश्ड. जो मकान दिया गया रहने के लिए वो विद फर्नीचर भी हो सकता है और विदाउट फर्नीचर भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. कि आपको जो मकान दिया गया वो अनफर्निश्ड है और रेंट फ्री है. जो मकान दिया गया वो विदाउट रेंट दिया गया और विदाउट एनी फर्नीचर दिया गया. उस पर भी प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर. अगर साथ में फर्नीचर भी दिया गया है तो उसकी वैल्यू प्लस कर देंगे. तो पहले निकाला वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, प्लस कर दिया वैल्यू ऑफ फर्नीचर. तो क्या बन गया? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. किसकी वैल्यू आ गई? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. अभी फर्निश्ड हो गया क्योंकि आपको साथ में इसके फर्नीचर भी मिल गया. फिर प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, सॉरी, एनी रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर. अगर ये पूरा फ्री नहीं है और एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ रेंट इस पे चार्ज किया है तो एनी रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इसमें से माइनस कर दो. तो अब ये क्या हो गया? ये अभी रेंट फ्री नहीं रहा. अब क्योंकि एम्प्लॉयर आपसे रेंट चार्ज कर रहा है तो उसको बोलेंगे दिस इज अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट. दिस इज अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट. अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट. तो यहाँ 3-4 स्टेप्स हैं. सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. ये हम कैसे निकालेंगे? प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर. अगर साथ में फर्नीचर दिया गया तो उसका वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगा. उसमें फिर ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. और अगर एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ बदले में रेंट चार्ज किया है तो वो माइनस कर देंगे. तो क्या बन जाएगा? ये अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट. जो आपको अकोमोडेशन दिया गया वो कुछ आपको कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड किया गया. तो 3 स्टेप है कंसेशनल रेंट. ठीक है. तो अब इन स्टेप्स को 1 बाय 1 देखते हैं. यहां पर जो कैलकुलेशन है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. ये तो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा आपको. हमें जो कैलकुलेशन करना है वो 2 स्टेप में करना है. हाउ विल वी फाइंड आउट दिस वन? स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. 1 का कैसे कैलकुलेशन होगा और 2 में कैसे होगा. तो पहले 1 की बात कर लेते हैं कि भाई 1 की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे. क्या ये छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं. इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं.
अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, व्हेन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती लाइसेंस फीस। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको लाइसेंस फीस स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। जो भी लाइसेंस फीस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट है वही आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। लाइसेंस फीस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, नो कैलकुलेशन। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको अमाउंट गिवन है और वही अमाउंट हमें लेके चलना है। लाइसेंस फीस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और हम बात करते हैं किसकी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। व्हेन ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो केसेस हैं कि जो आपको मकान दिया गया वो आपका ओन्ड है या एम्प्लॉयर ने वो मकान आपको अकोमोडेशन कहीं से रेंट पर अरेंज करके दिया है। वी हैव टू डिफरेंट सिचुएशन। जो हाउस दिया गया है जहां आप रह रहे हैं, जो आपको मकान प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर ने, वो आपका ओन्ड अकोमोडेशन है या उसने आपको कहीं से रेंट पर अरेंज करके दिया है। तो पहले बात करते हैं ओन्ड अकोमोडेशन कि जो हाउस दिया गया अकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर, माने एम्प्लॉयर का अपना ओनर है। ओनर कौन है इसका, एम्प्लॉयर अपना है। तो फिर उस केस में हमें देखना पड़ता है कि जो आपको हाउस दिया गया उस लोकेशन का पॉपुलेशन कितना है। वी नीड टू फाइंड आउट पॉपुलेशन ऑफ लोकेशन। अगर वहां का पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, कितना है पॉपुलेशन, मोर देन 25 लाख, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है दिस इज 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का जो 15% है वो आपका टैक्सेबल होगा। यदि अकोमोडेशन कहां प्रोवाइड की गई है, इन एरिया जहां का पॉपुलेशन कितना है, 25 लाख से ज्यादा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मोर देन 10 लाख बट बिलो 25 लाख। पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है। सो वी विल टेक 10% of salary. Third case, less than or equal to 10 lakh. Less than or equal to 10 lakh. So we will take 7.5% of salary. तो 3 डिफरेंट सिचुएशन है कि जहां आपको मकान दिया गया उस एरिया का कितना पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है सो वी विल टेक 15% ऑफ सैलरी। और ये जो पॉपुलेशन है इसका जो कैलकुलेशन है एज पर 2010 सेंसस, एज पर 2010 सेंसस, 2010 की जनगणना के अनुसार जो पब्लिक काउंटिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है एज पर 2010 सेंसस। मुझे एग्जैक्ट नहीं बता, ठीक है। तो जो तीनों में लिस्ट है, दो तीनों केसेस को देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वी विल टेक 15%। अगर पॉपुलेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बट व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट गिवन तो बाय डिफॉल्ट कितना लेंगे, 15% ऑफ सैलरी।
इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो जो भी इसका अमाउंट निकल के आएगा वो आपका सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। यू विल टेक 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। यहां पर जो सैलरी वर्ड है ये वो वाली सैलरी है। उसमें कई चीजें आएंगी, बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस डीएनएस अलाउंसेस का फॉर्मिंग पार्ट, क्या आएगा? बेसिक प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट प्लस अदर अलाउंसेस, डीए के अलावा जो बचे उन सभी का टैक्सेबल पोर्शन। कौन सा अमाउंट आएगा उन सभी का? टैक्सेबल पोर्शन प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट। अगर कोई और मॉनेटरी बेनिफिट मिला है तो वो भी इसमें प्लस करेंगे। उन सबको प्लस करके जो आएगा फिर उसका आपको 15%, 10% या 7.5% जो भी है वो फाइंड आउट करना है। तो 3 अमाउंट कौन कौन से? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंसेस का फॉर्मिंग पार्ट और डीएनएस अलाउंस के अलावा जो बाकी अलाउंसेस मिले उन सभी का टैक्सेबल पोर्शन प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट। इन सभी को प्लस करके और फिर उसका हम 15%, 10% या 7.5% जो भी है वो हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये हमारा था व्हेन इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर जो अकोमोडेशन दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना है तो ये रूल चलेगा। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। सर इसमें सैलरी में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंट आएगा इसका, तो उसमें पिछले वाले भी जितने भी एडजस्टमेंट वो भी है। बिल्कुल फुल फ्लैश कोई भी पॉइंट आ सकता है। इंडिविजुअली नहीं आते, इसके रेयर पॉइंट आते हैं। मैक्सिमम जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ इट इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना नहीं है तो उसमें सिंपली हमें 2 अमाउंट निकालना होता है। पहला रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कहीं से आपको रेंट पर अरेंज करके दिया है। एम्प्लॉयर ने कहीं से आपको रेंट पर अरेंज करके दिया है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेंगे। और नंबर 2 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है वो लिया जाए। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। यहां पर जो सैलरी का मीनिंग है वो यही है, सेम यही मीनिंग आएगा सैलरी का। ठीक है, बट यहां पे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लेना है? सैलरी का 15% और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो दोनों में छोटा है वो लेना है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। इसमें 2-3 केसेस और भी हैं तो वो हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव सम स्पेसिफिक सिचुएशंस इन सम स्पेशल केसेस। Not chargeable to tax if provided in remote area. If provided in remote area. रिमोट एरिया को आप सिंपली समझ लीजिए कि कोई बहुत ही अनडेवलप्ड
एरिया है जहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है, नॉट प्रोवाइडेड, नॉट चार्जेबल टैक्स इफ इट इज प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया. नेक्स्ट पॉइंट, इफ प्रोवाइडेड इन होटल. ये सारी बातें मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कर रहा हूं. गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई वो नहीं है, सिंपल अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. उनके पे टैक्स ही लगेगा. उनका जो अमाउंट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रखा है वही टैक्सेबल होगा. अगर नॉन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया है इन अ होटल तो वहां दो अमाउंट लेने पड़ेंगे. 24% ऑफ सैलरी और होटल टैरिफ. जो भी होटल का बिल पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is less. If it is provided in a hotel, ठीक है, तो क्या लेंगे? 24% ऑफ सैलरी और होटल टैरिफ whichever is lower या whichever is less. Next point, तो सर ये जो 24% ऑफ सैलरी आएगा ये वैल्यू ऑफ रेंट से कंट्रीब्यूट होगा. बिल्कुल. तो 24% निकल के आएगा, वही आपका वैल्यू ऑफ एन तो होगा. कोई वैल्यू नहीं है. अगर रिमोट एरिया में है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं. टैक्स ही नहीं लगेगा. नॉट चार्जेबल टू टैक्स. अगर वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है अकोमोडेशन, प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया. सर सेकंड वाले का सेकंड पॉइंट क्या था? 24% ऑफ सैलरी के बाद होटल टैरिफ पेड बाय होटल टैरिफ पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is less. When accommodation provided to employee relates to ट्रांसफर. आपका जॉब से ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ट्रांसफर के कारण आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है. up to 15 days in hotel immediately after transfer. 15 डेज तक उसको होटल में प्रोवाइड किया गया है, ट्रांसफर हो गया, लेकिन नई लोकेशन पर अभी फॉर द टाइम बीइंग अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है और तो 15 डेज तक तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है. 15 डेज तक नॉट टैक्स. अप टू 15 डेज तक दिस इज नॉट टैक्सेबल. आफ्टर 15 डेज after 15 days, same rule. So when accommodation provided to employee relating to transfer, so up to 15 days तक in a hotel immediately after transfer not taxable. 15 days तक की आपको छूट है. After 15 days भी अगर आपको होटल में प्रोवाइड किया गया है accommodation, तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सेम रूल. 24% ऑफ सैलरी और होटल टैरिफ. whichever is पेड बाय ईयर. hotel tariff paid by employers.
whichever is less. तो ये सब याद रखना पड़ेगी। जैसे Now the next point, ये जो होटल वाले पॉइंट्स हैं ये बहुत रेयरली आएगा एग्जाम में, बट अगर अकोमोडेशन के बारे में लिखने के लिए आ गया, एक्सप्लेन रूल्स रिलेटिंग टू अकोमोडेशन, तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। When accommodation provided to employee ready to transfer, एंड मैंने आपको प्रोवाइड किया गया अकोमोडेशन रेट टू ट्रांसफर ऑन न्यू प्लेस एंड एम्प्लॉय नॉट वैकेट accommodation from an old place, माने आपने उस अकोमोडेशन को अभी ओल्ड प्लेस से अभी तक खाली नहीं किया है। आपका ओल्ड प्लेस पर अकोमोडेशन है, अभी ले रखा है आपने, कहा सपोज आपका दिल्ली से जयपुर ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया था अकोमोडेशन, फिर आपको जयपुर में ट्रांसफर हो गया, वहां भी प्रोवाइड हो गया, लेकिन आपने अभी तक जो दिल्ली वाला हाउस है वो वैकेट नहीं किया है, वो भी आपके पास है, और जो नई लोकेशन का हाउस है वो भी आपके पास है। तो अप टू 90 days, up to 90 days, only one accommodation is taxable. up to 90 days एक अकोमोडेशन पे टैक्स लगेगा, या तो ओल्ड प्लेस वाली पर या न्यू प्लेस वाली पर, एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय, एट ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की मर्जी से। आफ्टर 90 डेज, देखिए 90 डेज वाला टैक्स कैसे लगेगा वो? 90 डेज का हम कैलकुलेशन करेंगे तो 90 डेज का सैलरी लेंगे, जो भी डाटा है वो 90 डेज का लेके चलेंगे, और जो अकोमोडेशन के रूल्स हैं 15%, 10%, 7.5% उसके हिसाब से, तो 90 डेज तक कोई एक को वो टैक्सेबल करेंगे। बट आफ्टर 90 डेज अगर दोनों अकोमोडेशन इसके पोजीशन में है, और तो उसके बाद क्या होगा, बोथ आर टैक्सेबल, बोथ हाउसेस। टैक्स दोनों हाउस पर टैक्स लगेगा, दोनों की कैलकुलेशन होगी और दोनों अकोमोडेशन की सैलरी इनकम में टैक्सेबल माने जाएंगे आफ्टर 90 डेज। फर्स्ट 90 डेज तक तो एक टैक्सेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय कि वो किसको करना चाहता है, और 90 डेज के बाद क्या होगा, दोनों हाउस आपकी इनकम में टैक्स, क्योंकि आपने मकान खाली नहीं किया अब तक, 3 महीने बीत गए। 90 डेज माने क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने तक आपको टाइम दिया गया, भाई अपना सामान आकर शिफ्ट कर लो, आपके एक्सक्यूजेस को समझा गया कि भाई आप अभी इसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन 90 डेज के बाद दोनों अकोमोडेशन की आपकी टैक्सेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर आपने उन दोनों को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ओल्ड वाले को भी और नए वाले को। ठीक है, दोनों केसेस में आपका पूरा अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। नाउ वन मोर पॉइंट, accommodation not taxable in hands of specified persons, in hands of some persons, कुछ persons हैं उनके hands में
अकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा। कौन कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को कोई टैक्स नहीं लगता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, यूनियन मिनिस्टर, पोजिशन लीडर, पार्लियामेंट, अपोजिशन लीडर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर्स serving, leaders serving officials of parliament, officials of parliament and serving chairman of serving chairman or member of UPSC, serving chairman and members of UPSC। अगर इन पर्सन्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो कोई टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, इनके लिए टैक्स फ्री परक्यूटेड रहेगी, नथिंग इज टैक्सेबल इन केस ऑफ दीज पर्सन्स। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि भाई हम अकोमोडेशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 भाई, दिस इज हाउ विल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब नंबर 2 क्या आता है, प्लस क्या करते थे इसमें, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ये मुश्किल नहीं है, क्वाइट इजी। आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया मकान के साथ साथ, तो ये दोनों के लिए कॉमन रूल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट, दोनों के रूल सेम है। क्या रूल है, इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जो आपको अकोमोडेशन दिया गया वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का अपना अकोमोडेशन है जो आपको प्रोवाइड किया गया, तो सिंपली 10% ऑफ cost of furniture, 10% of cost of furniture if not owned by employer। not owned by employer का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर ने कहीं से आपको रेंट पर अरेंज करके दिया है, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो क्या लेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और एम्प्लॉयर का अपना नहीं है बल्कि उसने कहीं से आपको रेंट पर लेकर दिया है, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूट।